जय हिंद स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 3 में पार्ट नंबर 5, जो इस लेसन का अंतिम पार्ट है, जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के एक बार क्वेश्चन बन चुका है कि जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत क्या है, इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जननांकिकी संक्रमण जो सिद्धांत है, वह सिद्धांत देने का श्रेय थॉम्सन तथा नोटेस्टिन नामक भूगोलवेताओं को जाता है। तो सबसे पहले ये सिद्धांत थॉम्सन और नोटेस्टिन नामक विद्वानों ने दिया था। और जननांकिकी जो संक्रमण सिद्धांत है, वह सिद्धांत मुख्य रूप से विश्व में जनसंख्या के वर्णन तथा भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। इस संक्रमण सिद्धांत का उपयोग विश्व की जनसंख्या के वर्णन और विश्व में जनसंख्या के भावी यानी आने वाले समय में पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत हमें बताता है कि जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत हमें यह बताता है कि जैसे ही विश्व में कोई समाज ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से परिवर्तित होकर नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित अवस्था में परिवर्तित होता है, तो जनसंख्या में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। कि जैसे ही कोई समाज ग्रामीण खेती और अशिक्षित अवस्था से परिवर्तित होकर नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित अवस्था की ओर अग्रसर होता है, तो वहां की जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से परिवर्तित होकर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में आ जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे प्राचीन काल की बात करें या कुछ समय पहले की बात करें, उस समय अधिकांश देशों में ज्यादातर जो समाज का प्रारूप था वो ग्रामीण खेती और अशिक्षित था। और उस समय विश्व के देशों में ज्यादातर उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर की प्रवृत्ति पाई जाती थी। जन्म लेने वाले भी ज्यादा होते थे और मरने वाले भी ज्यादा होते थे, जो परिवर्तित होकर जैसे ही आज का समाज नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, उसके साथ ये अवस्था बदल गई और अवस्था बदलने के साथ आज जो जन्म दर है वो निम्न हो गई और मृत्यु दर भी निम्न हो गई। इस प्रकार से जनसंख्या में ये परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन का अध्ययन हम जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत के द्वारा करते हैं। यह जो परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है, अलग अलग अवस्थाओं में होता है। इन अवस्थाओं को जननांकिकीय चक्र कहा जाता है कि ये अलग अलग अवस्थाओं में होता है, और ये जो अवस्थाएं होती है, इन अवस्थाओं को जननांकिकीय चक्र के नाम से जाना जाता है। ये जो अवस्थाएं, इन अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा गया है कि जननांकिकी संक्रमण की 5 अवस्थाएं मानी जाती है। उन 5 अवस्थाओं से होकर कोई भी समाज ग्रामीण से नगरीय समाज में परिवर्तित हो जाता है, यानी खेती से औद्योगिक अवस्था में या अशिक्षित से शिक्षित अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर अग्रसर हो जाता है। हाँ, अब बात करते हैं जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। तो मैंने बताया था, जैसे ही ग्रामीण समाज नगरीय समाज में या क्षेत्रीय समाज से औद्योगिक समाज या अशिक्षित समाज से शिक्षित समाज की ओर आता है, तो जनसंख्या में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर आ जाता है। जनसंख्या में ये जो परिवर्तन है, ये 5 अवस्थाओं में होता है, जिनको जननांकिकी चक्र के नाम से जाना जाता है। ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है, उनकी अगर हम बात करें तो क्रम से बात करते हैं। पहली है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की बात करते हैं। आज से कई साल पहले विश्व के अधिकांश देश इसी अवस्था में थे कि जन्म दर भी अधिक होती थी और मृत्यु दर भी अधिक होती थी, यानी जन्म देने वाले भी ज्यादा होते थे और मरने वाले भी ज्यादा होते थे, जिसके कारण जनसंख्या में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता था। 2000 से पहले अफ्रीका के अधिकांश देश, जिनमें सूडान, कांगो, घाना, जायरे, नाइजीरिया, सोमालिया, सियरा लियोन, बुर्किना फासो और भी बहुत सारे अफ्रीकन देश हैं, वो अफ्रीकन देश
अधिकांश इसी अवस्था में थे और वहां पर जो अवस्था थी वो अधिकांश आदिम कृषि की अवस्था थी और शिक्षा का जो स्तर था वो बहुत ही कम था। दूसरी बात करें तो उच्च जन्म दर और मृत्यु दर उच्च परंतु गिरती हुई। यहाँ पे जन्म दर तो उतनी है लेकिन मृत्यु दर में अब थोड़ी थोड़ी गिरावट आने लग गई है। 2000 के बाद जैसे जैसे इन अफ्रीकी राष्ट्रों में, विशेषकर इन अफ्रीकी राष्ट्रों में शिक्षा का विकास होने लग गया, नगरों का विकास होने लग गया, रोजगार के साधन बढ़ने लगे, तो ये इस अवस्था में आने लगे हैं वर्तमान समय में। और इन अधिकांश जो अफ्रीकी राष्ट्र है वहां पर जनसंख्या में तेजी से परिवर्तन होने लगे है कि यहाँ पर अब जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लग गई है इस अवस्था में आते ही। तो क्यों? उसके पीछे कारण है कि जन्म दर तो उतनी है लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आ रही है। मृत्यु दर में गिरावट आ रही है तो ये जो गैप बन रहा है दोनों के बीच में, ये गैप जनसंख्या को बढ़ा रहा है। तीसरी बात आती है उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। ये अवस्था ऐसी है, इस अवस्था में जनसंख्या में सबसे तीव्र गति से परिवर्तन आता है। मैंने पीछे बात की थी 1950 से लेकर 2000 में, इन 50 सालों में विश्व की जनसंख्या में 350 करोड़ की वृद्धि हुई थी। उसके पीछे कारण यही था कि इस अवस्था में जन्म दर तो उच्च रही लेकिन जो मृत्यु दर है उसमें गिरावट आ गई और मृत्यु दर के गिरने से स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, परिवहन की सुविधाओं का विकास, इसके अलावा भोजन की आपूर्ति होने लग गई, शांति व्यवस्था और सुरक्षा की जो व्यवस्था होने लग गई। इस प्रकार से इन सुविधाओं के कारण जो मृत्यु दर है उस मृत्यु दर में गिरावट आ गई। जन्म दर उतनी थी, मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई, जिससे ये बहुत बड़ा गैप बन गया जनसंख्या में। और ये जो गैप था, इस गैप के कारण जनसंख्या में बहुत ही तीव्रतम गति से वृद्धि हुई। इस वृद्धि की अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहा जाता है कि ये जो अवस्था है ये जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कही जाती है क्योंकि इस अवस्था में विश्व की जनसंख्या में बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन हुआ था। कई बार जीके में क्वेश्चन आता है कि इस अवस्था में आने वाले देश कौन कौन से हैं, तो विशेषकर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये देश तीसरी अवस्था में आने वाले देश कहलाते हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत अब इस अवस्था से परिवर्तित होकर चौथी अवस्था में आने लग गया है। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है, जीके में भी क्वेश्चन आता है कि भारत कौन सी अवस्था में आता है जनसांख्यिकीय संक्रमण की, तो तीसरी अवस्था में आता है। नेक्स्ट आता है मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। यहाँ पे जैसे जैसे परिवार नियोजन का विकास होने लग गया, शिक्षा का विकास होने लग गया, नगरों का, उद्योगों का, रोजगार के साधन बढ़ने लगे, तो उसके साथ लोग जागरूक होने लगे। जागरूक होने के साथ साथ जो जन्म दर थी उसमें भी गिरावट आने लगी। जन्म दर में गिरावट आई, मृत्यु दर भी गिर गई, जिसके कारण जनसंख्या में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, धीमी गति से परिवर्तन हुआ था। तो इस अवस्था को जनसंख्या में धीमी गति से परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को जनसंख्या में धीमी गति से परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मृत्यु दर तो गिर ही रही थी लेकिन मृत्यु दर के साथ जन्म दर में भी गिरावट आने लग गई, जिससे जनसंख्या में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, धीमी गति से परिवर्तन हुआ। इस समय अगर हम बात करें इस अवस्था में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो यूएसए है, चीन है, इसके अलावा अन्य देशों की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देश चौथी अवस्था में आने वाले देश कहलाते हैं। और लास्ट बात आती है पांचवी, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास का स्तर बढ़ता जा रहा है, लोग जागरूक होते जा रहे हैं, उस जागरूकता के कारण धीरे 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 जो मृत्यु दर है वो तो निम्न होती गई, लेकिन उसके साथ साथ वर्तमान समय में जन्म दर भी क्या होती जा रही है, निम्न होती जा रही है। और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के निम्न होने से अब जनसंख्या में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, जनसंख्या स्थिरता की अवस्था में आने लगी है। और ऐसी जो अवस्था है इसे स्थिरता की अवस्था कहा जाता है। विशेषकर जापान, रूस, जर्मनी और इटली, इन देशों में जनसंख्या की स्थिरता अवस्था आ चुकी है। यहाँ पर जन्म दर भी बहुत निम्न है और मृत्यु दर भी बहुत ही निम्न है, जिसके कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या भी उत्पन्न होती जा रही है कि अब यहाँ पे जनसंख्या ऋणात्मक होती जा रही है। जनसंख्या में जो परिवर्तन है वो ऋणात्मक होता जा रहा है, जनसंख्या ह्रास की यहाँ पे समस्या उत्पन्न होने लग गई है। इस प्रकार से जनसांख्यिकीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं आती है, जिससे कोई भी समाज ग्रामीण से बदलकर नगरीय समाज की ओर विकसित होने लग जाता है। ये आप लोगों के 5 पाठ पूरे किए इस अध्याय के, आप लोगों का तीसरा अध्याय भी पूरा हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आप लोगों का चौथा अध्याय आएगा। जनसंख्या जो आप लोगों के संगठन है उसमें कई बिंदु आते हैं, लिंगानुपात है, साक्षरता है,
ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या आता है, जनसंख्या की व्यवस्था है, उससे संबंधित अध्ययन हम अध्याय 4 में आप लोगों के सामने करेंगे। एक साथ एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे बोर्ड एग्जाम से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं। उन बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो मैं साथ में आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। लेकिन एक बात और आप यहाँ से ध्यान रखना है, यहीं से आप लोग नोटिस कर लेना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। वो कंपटीशन एग्जाम से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आप लोगों को कई बार साथ साथ बताता जाता हूँ, तो आप लोग उनको भी ध्यान रखना। धन्यवाद।